एवरीवन, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है द यूपीएससी क्लब में। तो अभी हम आज से सीडीएस की पेपर्स की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि साल में 2 बार होने वाले पेपर होते हैं सीडीएस के अंदर। तो हम पहला पेपर डिस्कस कर रहे हैं जनरल स्टडीज यानी कि जीके का। ठीक है, इसी तरह हम दूसरा पेपर भी डिस्कस करेंगे। ये फिलहाल जो ये वाला वीडियो है ये पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें हम 40 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ऑल्दो 120 क्वेश्चन होते हैं पूरे पेपर के अंदर। So let's start. So this is the first question which says कि जो आपका सेकेंडरी वेव होता है, क्या वो क्रस्ट और ट्रफ ये दो चीजें बनाता है जब वो किसी मटेरियल से पास होता है? एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज सेइंग कि जब वो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन होती है, जो एस वेव की डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन होती है, मतलब जिस डायरेक्शन में वो पास करता है, वाइब्रेट करता है, वो परपेंडिकुलर होती है टू द वेव डायरेक्शन। ठीक है, in a vertical plane. So both the statements are correct here. समझने वाली बात क्या है यहाँ पे? पहला स्टेटमेंट जो है क्रस्ट एंड ट्रफ यानी कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट की तरह इस वेव को चलना होता है। साउंड वेव आपने देखी होगी, सिमिलरली बिल्कुल उसी की तरह होती है ये। एंड सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, बट एक छोटा सा एक्सेप्शन है यहाँ पे, और वो एक्सेप्शन ये कह रहा है कि जो आपकी प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होती है वो हमेशा जरूरी नहीं है कि वर्टिकल प्लेन से ही परपेंडिकुलर हो, कई बारी हॉरिजॉन्टल प्लेन भी देखने को आपको मिल जाता है। ठीक है, तो अभी किसी एग्जाम में आ जाए कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से भी क्या वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन बना रही है, सो यू विल से यस इट इज ट्रू, और आप उस स्टेटमेंट को गलत मत करिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका मिनरल आइडेंटिफिकेशन से अगेन, मिनरल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूजुअली जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं जिसके अंदर आपके जनरल स्टडीज पूछा जाता है, तो मिनरल काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और ये यूपीएससी चूंकि कंडक्ट करवाती है, तो यूपीएससी के होने वाले सभी एग्जाम्स में अगेन मिनरल इंपॉर्टेंट है। बाकी अदर स्टेट पीसीएस वगैरह में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमसे 4 मिनरल्स के ऑप्शन देके उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिया। ये वन ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इस टाइप से पूछा जा सकता है। और भी दूसरा टाइप इसका हो सकता है कि वो मिनरल दे दे आपको, उसके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ना पूछ के वो उसकी लोकेशन पूछ ले। ठीक है, लोकेशन ना पूछ के उसके बारे में कुछ फैक्चुअल चीज जैसे कि साइंटिफिक फैक्ट हो गया, जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह होंगी वो पूछ ले। ठीक है, तो इस वजह से आपके सारे एस्पेक्ट्स कवर होने जरूरी है, जिसमें कि हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है कि ऐसा मिनरल बताइए इन चारों में से जो ग्रीनिश कलर का है, ज्यादातर बेसाल्टिक रॉक में मिलता है। मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका ये तीन उसके मेजर एलिमेंट है। तो हमारा इस तरह का केवल एक इसमें है चारों में, वो है ओलिवियन। मैंने इसकी फोटो लगा दी है यहाँ पे, ये रही। आप देख सकते हैं कि कैसे आपका जो ओलिवियन आपका है वो ग्रीन कलर का दिख रहा है। ये थोड़ा सा बेसाल्टिक रॉक सिस्टम जो होता है वो आपका इग्निशियस रॉक सिस्टम का हिस्सा होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। ऑलिव ग्रीन कलर का है। केमिकल कॉम्पोजिशन हम देख ही पा रहे हैं इसकी, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन तीनों हमें इसका दिखता है। और जो मैग्नीशियम रिच वैरायटी है उसे हम 4 स्टेराइड बोलते हैं, और आयरन रिच वैरायटी है उसको हम फायलाइट बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज आप याद रखिएगा क्योंकि कई बार केमिकल कॉम्पोजिशन से भी आपका एग्जाम्पल आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द थर्ड क्वेश्चन सेज कि सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन मोस्ट इफेक्टिव होता है सभी सॉल्ट वेदरिंग प्रोसेस में। तो ये क्वेश्चन वेदरिंग के ऊपर है। बेसिकली वेदरिंग जो है ना आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी के अंदर। क्लास 11th की एनसीईआरटी की किताब है, उसमें बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जब मैं ज्योग्राफी की सीरीज लाऊंगी क्लास 11th की एनसीईआरटी बेस्ड, तो तब मैं वहाँ आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। अभी हम यहाँ शॉर्ट में देखते हैं। सॉल्ट वेदरिंग में होता क्या है कि सॉल्ट है आपका, वो क्या करता है, अंदर घुस जाता है जो भी आपका रॉक है किसी क्रैक या किसी होल के थ्रू। और जो सॉल्ट है वो ऐसे नहीं है, वो जो हम रॉ सॉल्ट देखते हैं उसकी फॉर्म में होता है, वो पानी में घुला हुआ सॉल्ट है। तो बेसिकली पानी अंदर जाता है, और रात में चूंकि टेम्परेचर डाउन चला जाता है तो वो फ्रीज हो जाता है पानी अंदर, तो उस क्रैक को बड़ा कर देता है फ्रीज होने के बाद। क्योंकि हमने पढ़ा है कि लिक्विड स्टेट में कम स्पेस में भी चीज आ जाती है, लेकिन सॉलिड में उसको थोड़ी ज्यादा स्पेस चाहिए। तो यही होता है इसके साथ। और
सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन जो है वही क्रिस्टलाइज होना मतलब किसी भी चीज के दाने बनना, वही बात वो बोल रहा है पहले स्टेट में। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। सॉल्ट वेदरिंग जो होता है वो सबसे इफेक्टिव होता है। सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो आपका सबसे अच्छा इफेक्टिव होता है सभी तरीके के सॉल्ट वेदरिंग में, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर लगा पाता है ये, ठीक? और सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ जो है वो इफेक्टिव है सेडिमेंट्री रॉक में एज़ कंपेयर टू इग्नेशियस रॉक्स, तो करेक्ट। व्हेन यू नो द कैरेक्टरिस्टिक्स, हमें 3 तरह का सिस्टम मिलता है रॉक का देखने को, इग्नेशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तो इग्नेशियस रॉक जो होता है आपका, उसके अंदर जो होता है वो आपकी परमिएबिलिटी, पोरोसिटी कम होती है, ठीक है? मतलब दानेदार कम होता है वो, थोड़ा आस-पास होते हैं उसके क्रिस्टल, तो उसमें वाटर एंटर करने की कैपेसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। लेकिन वहीं अगर हम थोड़ा सेडिमेंट्री रॉक की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पोरोसिटी और परमिएबिलिटी होने के कारण मतलब स्पॉन्जी नेचर हो जाता है उसका, तो पानी आराम से उसके अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन ज़्यादा बेहतर देखने को मिलता है वहाँ पे, ठीक है? मैंने साइड में एक्सप्लेनेशन में भी यही बात लिख के दी है आपको। तो इसी वजह से हमारा दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, सो आंसर विल बी बोथ 1 एंड 2। नाउ वी विल मूव टू फोर्थ क्वेश्चन। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन, जहाँ हम टेम्परेचर इन्वर्जन या सरफेस इन्वर्जन के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि एक्चुअली क्या होता है कि जो आपका डेली टेम्परेचर होता है ना सभी लेयर्स में, उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ चेंज हुआ है, इन्वर्ट हुआ है, बदल गया है। तो होता क्या है, नॉर्मल डेज में आपकी वार्म एयर नीचे रहती है, कूल एयर ऊपर होती है, लेकिन इन्वर्जन के टाइम पे उल्टा हो जाता है ये, कि कूल एयर आपकी नीचे आ जाती है और वार्म एयर आपकी ऊपर चली जाती है। तो इससे होता क्या है कि ये आपकी एक स्टेबल लेयर बना देती है। क्यों? क्योंकि ठंडी हवा ज़्यादा राइज नहीं हो सकती। तो इसी वजह से वहाँ पे क्या होता है, स्मोक वगैरह एक्यूमुलेट हो जाता है, जो हमें सर्दियों के दिनों में देखने के लिए मिल भी सकता है। और ये काफ़ी आपका मतलब तब तक रहता है जब तक आपका सनराइज़ ना हो जाए। यूजुअली आपको नाइट में और अर्ली मॉर्निंग्स में ये आपका विज़िबल हो जाता है, ठीक है? और ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यूजुअली यूपीएससी और यूपीपीसीएस वगैरह में इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट क्लाउड्स, और यहाँ पे आपको क्लाउड्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, जहाँ पे आपको पहचान के बताना है कि कौन से टाइप के क्लाउड की बात कर रहा है। तो आप क्या मेनली आपके मोटे-मोटे अगर हम हाइट वाइज़ कैटेगराइज़ करें ना, तो 3 तरह के क्लाउड्स होते हैं, क्यूमुलस, ठीक है, स्ट्रैटस और आपके और फिर उससे ऊपर सर्कस चले जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद अलग-अलग टेक्सचर के भी क्लाउड्स होते हैं आपके, जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक? तो आपके यूजुअली जो क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं, वो कम हाइट पे मिलने वाले क्लाउड होते हैं, यूजुअली 4 टू 8 किलोमीटर की रेंज में ये मिल जाते हैं। और ये पैचेस की तरह एग्ज़िस्ट करते हैं, छोटे-छोटे। आपकी कॉटन कैंडीज़ आपने देखी होंगी, उसकी तरह, ठीक? और जैसे कि पहला दिया हुआ है कॉटन वूल, अगेन वही कॉटन कैंडी की तरह एग्ज़िस्ट करता है ये, ठीक है? तो ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो आपका क्यूमुलस होगा। ऑल्दो अब मतलब काफ़ी बार और भी क्लाउड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह अलग-अलग क्लाउड्स हैं हमारे पास। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ पे हमें टेम्परेचर सॉरी आपका क्लाइमेट सिस्टम पे कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, जिसमें कि उसका टेम्परेचर, रेनफॉल और कहाँ पे वो मिलता है, वो बताया गया है। और फिर उसके बाद हमसे पूछा है कि भई कौन से टाइप का क्लाइमेट है। तो पहला स्टेटमेंट जिसमें ये कह रहा है कि एक ऐसा टेम्परेचर है जो मतलब पूरे साल ही बना रहता है, ठीक है? हाई टेम्परेचर आपका पूरे साल बना रहता है। एंड सेकंड में है कि रेनफॉल वेरिएबल होती है, जिसमें कि शॉर्ट आपका वेट सीज़न होता है और लॉन्गर आपका ड्राई सीज़न होता है, और ज़्यादातर सूडान और पैराग्वे वगैरह में ये मिल जाता है आपको देखने में। तो ऐसा सिर्फ़ एक ही होता है, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। यूजुअली इस क्लाइमेट सिस्टम में 10 से आपका 25-30 के आसपास का टेम्परेचर हमेशा बना रहता है, और जो आपका लैटिट्यूड है वो 10 से 25 डिग्री, मतलब आपका 10 टू 25 डिग्री के बीच के एरियाज में आपका अर्थ पे जो हमने लैटिट्यूड्स डिवाइड कर रखे हैं अपने, उसके हिसाब से देखें तो वहाँ मिल जाता है ये, ठीक है? और एग्ज़ाम्पल्स अगर हम देखें कहाँ-कहाँ मिलता है ये, तो सूडान, सेनेगल, नाइजीरिया, ब्राज़ील, पैराग्वे और नदर्न ऑस्ट्रेलिया। तो इस वजह से ना इसको सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोल दिया जाता है कई बार, क्योंकि ये सूडान में मिलने वाला क्लाइमेट सिस्टम है। और इसमें क्या होता है, रेनफॉल वेरिएबल होती है, जिसमें कि आपका जो
वेट सीज़न तो कम होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, यूजुअली 3 से 4 महीने एग्ज़िस्ट करता है। लेकिन जो आपका ड्राई सीज़न है, वो आपका थोड़ा लंबा एग्ज़िस्ट करता है, ठीक है? तो अभी मैंने जैसा आपको बताया सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोल देते हैं इसको और यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्रासलैंड मिलते हैं सवाना, जिसमें कि आपके जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, कि यहाँ पे आपको छोटी आपकी ग्रासेस मिलती हैं और लंबे-लंबे ट्रीज़ होते हैं, ठीक? तो अगर हमारा सवाना ग्रासलैंड, सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट, सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट के नाम से ही आएगा, तो भी हम पहचान जाएँगे, ठीक? और ऊपर मैप में आप देख सकते हो कहाँ-कहाँ पे ये मिल रहा है, इंडिया में भी थोड़ा बहुत मिल जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट ये एक जो सी वाटर होता है, उसमें आपका कौन-कौन सा कंपोनेंट मिलता है? बेसिकली जो सी वाटर में जितने भी साल्ट्स प्रेज़ेंट होते हैं, हम उनकी बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखो ये मैंने साइड में एक चार्ट लगाया है। आप इसको भी अगर याद करते हो तो आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा एग्ज़ाम के अंदर। लेकिन सही तरीके से चूँकि हम पढ़ रहे हैं तो हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में थोड़ा-सा भी जानते हैं तो आपको मालूम होगा, ये पुअरली सॉल्युबल होता है, व्हाइटिश कलर्स छोड़ देता है अपना। तो यूजुअली जितना भी पानी में आपका सीओ3 प्रेज़ेंट होता है, तो जो कोरल्स के शेल वग़ैरह होते हैं, उनको बनाने में कोरल्स को बनाने में काम आ जाता है और ये पूरी तरीके से, ठीक है? आपका जो है डिज़ॉल्व नहीं होता है, ठीक? और ये इसीलिए सबसे कम क्वांटिटी में भी प्रेज़ेंट होता है आपका और जो भी थोड़ा बहुत प्रेज़ेंट है उसको आपका मैंने बताया जैसे आपको कोरल्स में और मैरीन शेल्स बनाने में काम आ जाता है। तो ये सबसे लीस्ट होगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी और डी पे तो हम पहुँच गए हैं। अब कन्फ्यूज़न आती है फर्स्ट एंड सेकंड में। तो अगर आप देख रहे हो मैग्नीशियम क्लोराइड है, ठीक? और वैसे भी हमने पढ़ा है कि NaCl नमक प्रेज़ेंट होता है, सबसे ज़्यादा प्रेज़ेंट होता है। तो ये अगर किसी को ना मालूम हो करेक्ट आंसर तो फर्स्ट पे आप इसे रख सकते थे। हाइली सॉल्युबल होता है मैग्नीशियम क्लोराइड और आपका सोडियम के बाद सबसे बड़ा कंपोनेंट है जो आपका सी वाटर में प्रेज़ेंट होता है। फिर रह गया आपका कॉपर सल्फेट सॉरी कैल्शियम सल्फेट, तो आपका ये मॉडरेट अमाउंट में प्रेज़ेंट होता है, जो एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा सॉल्युबल होता है कैल्शियम कार्बोनेट से कम सॉल्युबल होता है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड से। तो इस वज़ह से हमें आंसर मिलता है ऑप्शन नंबर सी फॉर सेकंड एंड थर्ड। और ये मैंने अलग-अलग सॉल्ट के कंपोनेंट्स जो हैं वो आपके निकल लगा दिए हैं यहाँ पे, कौन कितने परसेंटेज में है और क्या उसका यूज़ है। नाउ अब हम ह्यूमस पे चलते हैं। बेसिकली सॉइल जो होती है ना जितनी भी आपकी उसके अंदर जो भी डार्क कलर का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है ह्यूमस वो इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो डार्क कलर एमॉर्फस सब्सटेंस तो एमॉर्फस वर्ड पकड़ लो यहाँ पे। एमॉर्फस वर्ड यूजुअली हम नहीं पढ़ते हैं, कभी कभी बुक्स वगैरह में देखते हैं और जनरली यूज होने वाला शब्द नहीं है ये। तो एमॉर्फस आपका बेसिकली मीनिंग इसका ये होता है कि ना जिस किसी शेप का हो वो और ना कोई स्ट्रक्चर हो उसका। तो जो ह्यूमस होता है वो एग्ज़ैक्टली डार्क ब्राउन ब्लैक कलर का होता है, कोई शेप एंड साइज़ नहीं होता उसका पर्टिकुलर फिक्स्ड और ये कोलॉइडल नेचर का होता है, ठीक है? और हमने से सबने जितने ने भी सॉइल पढ़ी है, हमें मालूम है जिस सॉइल में जितनी ज़्यादा ह्यूमस होती है, उस सॉइल में उतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेज़ेंट होता है, तो इसीलिए इसे न्यूट्रिएंट फैक्ट्री ऑफ द सॉइल भी बोला जाता है। और इसकी काफ़ी अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी होती है और सबसे टॉप सॉइल जो होती है उसके ऊपर ये प्रेज़ेंट होता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे हमसे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पूछा गया है। ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व जो 3 स्टेट में फैला हुआ है। तो इसका आंसर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में 3 स्टेट्स में फैला हुआ है। और इसके बारे में अगर हम कुछ बातें याद रखना चाहें, तो ये इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है जो 1986 में बना था और वन ऑफ द लार्जेस्ट है आपका कंट्री में। और ये यूनिक है अगेन क्योंकि ये 3 स्टेट में फैला हुआ है। वेस्टर्न घाट का हिस्सा है ये, ठीक है? और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिला हुआ है। साथ ही में अगर हम देखें कि इसके अंदर कौन-कौन से आपके टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क एग्जिस्ट करते हैं, तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये एग्जिस्ट करते हैं और आप इन्हें याद कर लीजिएगा क्योंकि पीवाईक्यू आ चुका है ये आपका यूपीएससी, सीएससी में रिपीट हुआ है।
ठीक? और ये आपका हाई डाइवर्सिटी और शोला फॉरेस्ट होते हैं आपके, स्पेशली उनके लिए जाना जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट रिवर दानुबे। बोला गया है कि एक ऐसी आपको वो बतानी है कैपिटल सिटी जिससे रिवर दानुबे फ्लो के ना जाती हो। तो सबसे पहले हमें बात करनी है रिवर दानुबे के बारे में, तो हमें यह याद रखना पड़ेगा कि रिवर दानुबे यूरोप की रिवर है और सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की, आफ्टर वोल्गा। ठीक। और ये आपकी 10 कंट्रीज से फ्लो के निकलती है और जिसमें से 4 कैपिटल सिटीज हैं। जिनसे फ्लो होकर निकलती है वो है वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड। पराग्वे से नहीं निकलती है, मैप में भी दिख रहा है। ठीक। और अगेन आप इनको एटलीस्ट आप कंट्री याद ना रख सके तो जिस कैपिटल से निकल के जा रही है वो याद रख लेना, क्योंकि फ्यूचर में रिपीट भी हो सकता है ये क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन है आपका ईस्टर आइलैंड के बारे में। बोला है कि ये एक आपकी हेरिटेज साइट है यूनेस्को की। और 2 स्टेटमेंट दिए हैं। बोला है कि क्या ये पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड है? क्या ये टेरिटरी है साउथ अमेरिका नेशन चिली की? तो हाँ, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ये पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड का पार्ट है और ये आपका कल्चरली और ज्योग्राफिकली पार्ट है पॉलिनेशिया का। हवाई, न्यूजीलैंड, तोंगा, सोमई और तिहिती इसमें इंक्लूड होते हैं। और इसमें आपको मतलब माउई नाम की जो ट्राइब है वो मिल जाएगी देखने के लिए। और साथ में इसका नाम एक और है रापू नुई। और ये साउथ अमेरिकन कंट्री चिली एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी काम होता है वो चिली इसको देखती है। ठीक। और फिर आपका स्पेशल टेरिटरी है ये चिली। तो ये सेकंड स्टेटमेंट इस हिसाब से इसका करेक्ट हो जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि भई अब इस तरह से हम पूरे वर्ल्ड के यूनेस्को के साइट कैसे याद करें? तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। आप इंडिया की साइट्स याद करिए, जो भी हर साल नया स्टेटस जुड़ता जाता है या जो एग्ज़िस्टिंग है। साथ ही में न्यूज़ फ़ॉलो करिए कि अगर जैसे कोई किसी साइट का नाम बार-बार आ रहा है वर्ल्ड में कहीं पे, तो उसको देख लीजिए बस। अब है अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ होम टू द एंडेंजर्ड माउंटेन गोरिल्लाज़ इन अफ्रीका? 4 आपको माउंटेन दिए हैं अफ्रीका के। माउंट केनिया, माउंट किलिमंजारो, गोरा और विरुंगा। जिसमें से हमने 2 तो बहुत ही आम सुने हैं, केनिया और किलिमंजारो, 2 नहीं सुने हैं। तो माउंट जो आपकी माउंटेन है, ठीक है? गोरिल्लास वाले, विरुंगा माउंटेन्स है, वो फेमस है ये वहाँ पे काफ़ी गोरिल्लास के लिए। और ये भी अगेन 3 कंट्रीज़ में फैले हुए हैं, युगांडा, रवांडा और डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है? और ये आपका जो है यहाँ पे विरुंगा नेशनल पार्क भी है और ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन है, जैसे कि क्योंकि 3 कंट्रीज में फैला हुआ है। और बाकियों के में मैंने यहाँ पे मतलब एक्सप्लेनेशन लगा दिया है कि कौन सा माउंटेन किस स्पीशीज के लिए पॉपुलर है, बिकॉज इन फ्यूचर यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट जॉर्डन। तो पहला बोला है कि क्या ये ब्रिटिश मैंडेट के बाद वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बना था? तो एक्चुअली हमें ये इन्फॉर्मेशन इतनी याद रहती नहीं है, बिकॉज़ काफ़ी ध्यान नहीं देते हम इस बात पे। लैंडलॉक्ड कंट्री है ये तो बहुत ही ऑब्वियस बात है। तो यूजुअली एग्ज़ाम के अंदर आप इस ऐसे स्टेटमेंट्स को 90% ऑफ द टाइम करेक्ट मान सकते हैं, ठीक है? तो लैंडलॉक्ड कंट्री है ये। इज़राइल, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, इराक वगैरह से घिरा हुआ है। केवल एक ही वाटर एक्सिस है, गल्फ ऑफ अकाबा। और ब्रिटिश मैंडेट के बाद ही ये क्रिएट हुआ था इंडिपेंडेंट किंगडम के रूप में। ठीक है। और इस हिसाब से ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और वैसे भी मिडल ईस्ट तो हमारे एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरा, क्योंकि कभी ना कभी कैसे ना कैसे न्यूज में ही बना रहता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट पर्ल रिवर एस्चुरी। तो पर्ल रिवर एस्चुरी किस प्लेस के क्लोज है ये बताना है। तो आंसर इसका हांगकांग। ठीक है। और ये ग्रेट बे एरिया का भी पार्ट है। बाकी कंट्रीज का भी मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ लगा दिया है। अब है ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्वेश्चन आया है।
कि कोरल सी क्या सेपरेट करती है ग्रेट बैरियर रीफ और साउथ पैसिफिक को? तो द आंसर इज यस, इट सेपरेट। जब हम मैप देखते हैं तो हमें दिखता है कि कोरल सी सेपरेट कर रही है साउथ पैसिफिक ओशियन और ग्रेट बैरियर रीफ। और फिर इन्होंने कहा कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या एक्सटेंड करते हैं मेलबर्न से पर्थ में? तो नहीं, मेलबर्न और पर्थ जो है वो आपका दूसरी साइड है, ठीक है, साउथ वेस्टर्न कोस्ट। लेकिन जो आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो ईस्टर्न साइड है ऑस्ट्रेलिया की, ठीक। इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। तो आंसर है आपका ओनली वन। अब जो क्वेश्चन है वो इंडिया के मैपिंग से रिलेटेड है, जहाँ पे आपको इंडिया के माउंटेन्स जो है वो आपको अरेंज करने हैं नॉर्थ टू साउथ, जिसमें कि आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो अभी कुनलुन माउंटेन थोड़ा सा है कि मे बी किसी को ना पता हो, बट काराकोरम लद्दाख एंड जास्कर आई थिंक ये बहुत ही कॉमन है। तो काराकोरम लद्दाख एंड जास्कर तो आप इजीली लगा सकते हैं लाइन में, तो उसी से आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कुनलुन जो है वो चाइना से आने वाला माउंटेन है, जो एक्चुअली अफगानिस्तान से हिंदू कुश रेंज के साथ मिलके पामी नॉट बनाता है। ये आपका जो है ट्रांस हिमालयाज के पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सलाइन सॉइल के ऊपर है। बोला है कि क्या ये रिच है नाइट्रोजन में? तो नो, दे आर नॉट रिच इन नाइट्रोजन, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी, प्रॉब्लम ही नहीं थी, खेती हो सकती थी आराम से। लेकिन आज के समय में हम पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान के एरिया में बहुत ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि आपकी सॉइल सलाइन नेचर की होती जा रही है। कुछ हो क्या रहा है, कैपिलरी एक्शन से अंदर की जो सॉइल की सॉल्ट है वो ऊपर आ जाती है, ओवर फर्टिलाइज करने से उसको, या फिर खेती बाड़ी में इरिगेशन का इस्तेमाल ज्यादा ही करने से ये दिक्कतें आ रही हैं। तो अगर मान लीजिए नाइट्रोजन से रिच होता फिर तो दिक्कत ही क्या थी, फिर तो ठीक ही था सब कुछ। ऐसा नहीं है, नाइट्रोजन उसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इनफैक्ट सोडियम का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो हाँ भाई, ये बात तो एकदम आपकी करेक्ट है। और इनफैक्ट ये मतलब सॉइल एक तरीके से कैटेगरी नहीं है ये सॉइल की कोई। हुआ क्या था कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये सलाइन सॉइल की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलने लग गई थी। इसीलिए स्टडी पर्पस के लिए एक अलग से कैटेगरी तैयार कर दी गई सलाइन सॉइल, ठीक। और मैंने यहाँ अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी लगा दिया कि वाटर लॉग्ड और सैम्पी एरियाज में कहाँ एग्जिस्ट करती है ये, और सेमी और सेमी एरिड रीजन्स में कहाँ एग्जिस्ट करती है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपका सलाल पावर प्रोजेक्ट के बारे में। ये सलाल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? तो चेनाब रिवर पे है ये। इसी तरीके से हमें मोटे मोटे तौर पे जो भी आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं ना बढ़िया वाले, जो आपके स्पेशली इंदस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, इन पे सिचुएटेड, वो याद करने हैं, क्योंकि वो भी बन सकते हैं क्वेश्चन फ्यूचर में। तो रईसी जम्मू कश्मीर में ये है। इससे ज्यादा की इन्फॉर्मेशन शायद हमसे ये ना पूछे, वैसे मैंने लिख दी है इन्फॉर्मेशन। इसका कंस्ट्रक्शन 1970 में स्टार्ट हुआ था और ये 1987 तक कमीशन मतलब चालू हो गया था। और कंक्रीट ग्रेविटी डैम का टाइप है ये, पावर जनरेशन और इरिगेशन सपोर्ट के लिए काम आता है, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है ना ऐसी है जो मतलब इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन द हिमालयाज, ठीक है। हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो हिमालयाज में आपकी नहीं ओरिजिनेट होती है। तो आपकी गिलगिट होती है, ठीक है, गोमल भी हो, आपकी जो गोमल है वो इंडस की ट्रिब्यूटरी तो है, बट ये ओरिजिनेट होती है अफगानिस्तान रीजन में हिंदू कुश में, नॉट हिमालयास। फिर हुंजा है वो भी होती है और जास्कर भी होती है आपकी, ठीक है। जिसमें से आपकी कुछ तो इंडिया से होके भी जाती है। फिर आपका है कि एज पर एनुअल रिपोर्ट्स 2023-2024 मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की मेजर बॉक्साइट रीजन कौन से हैं प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, ठीक है। उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश इसका आंसर है, क्योंकि वैसे तो आपका झारखंड भी काफी बॉक्साइट प्रोड्यूस करता है, बट जब दोनों साथ में हम ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उड़ीसा एंड एमपी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसी रिपोर्ट्स आती रहती हैं टाइम टू टाइम,
थोड़ी सी बस नजर मार लेनी चाहिए इस पे कि हमारे लायक क्या क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब साइंस के शुरू हो गए हैं, 20 क्वेश्चन इसमें आए थे ज्योग्राफी से। अब इसमें कहा है कि अगर आपकी इमेज इरेक्ट है, ठीक है, जितना भी आप दूर खड़े हैं, कौन से टाइप का मिरर है, तो हमारा प्लेन मिरर ही होता है सच कि हम कितने भी दूर खड़े हो जाएं, वर्चुअल अपराइट और सेम साइज की आपको इमेज देता है। क्योंकि कॉनकेव मिरर तो कन्वर्जिंग होता है, तो वो आपकी रियल और इन्वर्टेड देता है। कॉन्वेक्स मिरर आपका डाइवर्जिंग होता है, जिसमें कि वर्चुअल और अपराइट इमेज तो मिलती है, पर वो हमारी साइज से छोटी मिलती है। ठीक? और प्लेन और कॉन्वेक्स वाला तो एक तरीके से ऑप्शन ही ऐसा था, ये कंफ्यूजिंग ऑप्शन था आपका। ठीक, तो इसका सिंपल आंसर है प्लेन मिरर। फिर इसमें ये बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप पता लगाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो आपको राइट हैंड थंब रूल का यूज करना होता है। और बेसिकली आपको कंडक्टर को राइट हैंड में होल्ड करके थंब पॉइंट आउट करना होता है करंट की डायरेक्शन में, तो आपको पता चल जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आपकी है। अभी क्या है ना, ये साइंस के क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, क्लास 10th की बुक है आपकी, उससे आप आराम से कर सकते हैं इसको, बट वही है, पढ़ा होना चाहिए तो होंगे क्वेश्चन, ये तुक्के मारने वाले क्वेश्चन है नहीं। तो बहुत जल्दी हम सीरीज स्टार्ट करूंगी मैं साइंस की, बेसिक साइंस की, आपकी जो भी जनरल साइंस कवर होती है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में पढ़ाऊंगी, तो आप वहां पे इसको सीख सकते हैं। अभी आपका ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जिसका सोल्यूशन मैंने अटैच कर दिया है कि इनिशियल वेलोसिटी तो 5 मीटर पर सेकंड थी, कुछ 3 सेकंड बाद वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड हो गई, तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या रहा। तो सबसे पहले हमें तीन इक्वेशन मालूम होनी चाहिए। अगेन वही फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी तभी किसी को याद होगी। तो हमने सबसे पहले इसमें ये करा, एक्सीलरेशन वाला पार्ट कैलकुलेट करा, और फिर एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाले इक्वेशन से हमने डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे पता लगाया, जो फाइनल आंसर हमको 18 मीटर मिल गया। ऐसे बहुत क्वेश्चन वैसे सीडीएस में रिपीट हो जाते हैं, और काफी बार तो रेलवे के एनटीपीसी वगैरह में भी आ जाते हैं। फिर आपका अगेन न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही है, मिनिमम पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ मास ऑफ 50 केजी, जो आपका वर्टिकल डिस्टेंस है वो 8 मीटर का है, और टाइम जो लग रहा है वो 10 सेकेंड का लग रहा है। हमें पता है यूनिवर्सल जी, वैसे तो ये 9.8 होता है, बट न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए आप 10 पी से ले सकते हैं। पावर कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले हम वेट का पता लगाएंगे, mgh, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू आपका जो भी आपका वर्टिकल डिस्टेंस है, जिससे हमारा आ रहा है 4000 जूल आंसर। पावर की आपकी इक्वेशन होती है W अपॉन टी, जिससे हमने कैलकुलेट किया तो 400 वॉट आपका आंसर आ गया। नाउ अब क्वेश्चन है आपका, कौन सा स्टेटमेंट इन चारों में से करेक्ट नहीं है। तो ऑल बॉडीज इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एकदम करेक्ट है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलोज फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं, ठीक है, दोनों अलग अलग फंडामेंटल लॉज है ये, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत होगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर भी होगा। वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज जीरो, बिल्कुल, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाती है ये सभी साइड से जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है आपकी। ठीक है, और फिर आपका डी ऑप्शन, मास एंड वेट आर मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट, बिल्कुल करेक्ट है, मास केजी में वेट करते हैं और वेट आपका न्यूटन से। अब आपका बियॉन्ड फोर्स के ऊपर क्वेश्चन है कि वो एक बॉडी कब फ्लोट करती है लिक्विड में, तो जब आपका वेट बराबर होता है तब वो फ्लोट करती है। जब बियॉन्ड फोर्स आपका कम होता है वेट से तो सिंक कर जाती है, और बियॉन्ड फोर्स ज्यादा होता है तो राइज अप हो जाती है और मे फ्लोट पार्शियली, और बियॉन्ड फोर्स जब जीरो हो जाता है तो वो कंप्लीटली ही सिंक हो जाती है। ठीक है, जो आपके शिप्स वगैरह बनाए जाते हैं वो इसी प्रिंसिपल पे बनाए जाते हैं। ठीक, now the question is about metallic sphere है एक, जो आपका 1 kg मास का है, वॉल्यूम इसका है 2 इंटू 10 के पावर माइनस 4, कंप्लीटली पानी में डूब चुका है, बियॉन्ड फोर्स कितना लग रहा है वो बताना है। इसका इक्वेशन आपका रो, एक, वॉल्यूम इंटू जी, तो हमने कैलकुलेट किया जिससे आपका 2 न्यूटन आंसर आ गया। फिर आपका लाइट बल्ब रेटेड है 60 वाट का, आपका पावर है इसका, ठीक है,
टू 20 वोल्ट इसका आपका वोल्टेज है और पोटेंशियल डिफरेंस आपका 110 वोल्ट है। इसमें आपको पावर डिसिपेट कितना हुआ है वो बताना है। तो बेसिकली आपको सबसे पहले इसके अंदर इनहर्ट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक, जो हमने कैलकुलेट किया तो अराउंड 806 आ गया। मैंने ये बेसिकली आपके क्लीन सोल्यूशन लगाए हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो किसी को समझने में। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं आराम से पॉज करके। पावर डिसिपेट आपका वी स्क्वायर ऑन आर होता है, वो जब हमने कैलकुलेट करा तो हमारा आ गया 15 वॉट आंसर। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन सिंपल माइक्रोस्कोप? काफी सिंपल क्वेश्चन है। कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं हम, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। इसी तरीके से वो हमें कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में कि नाम दूसरा दे देंगे, क्योंकि यूजुअली तो हम कॉन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस ये पढ़ते हैं। पर हमें उस बात भी मालूम होनी चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है। ठीक है, कॉनकेव लेंस का है कि वो डाइवर्जिंग होता है। ठीक, आपका कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है। कॉनकेव मिरर की बात करें तो वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट। प्लेन मिरर तो आपको पता ही है, नॉर्मल आपका वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है। पहले भी इसका क्वेश्चन दिया। द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेट से ही आपका अट्रैक्ट होता है, तभी हम उसको एम जी। ठीक है, आपका जो आपका एम जी एच होना चाहिए, ये आपका डब्ल्यू लिख दिया है यहाँ पे गलती से, करेक्ट कर लेना आप। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा वेट। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है साइंस के, किसी ने बेसिक फंडामेंटल साइंस करी होगी तो बहुत आराम से हो जाएंगे उसके ये क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन अराउंड आए थे। और फिर उसके बाद है आपका त्रि रत्न ऑफ जैनिज्म। अब हिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गए हैं कि हमसे पूछा है कि इसमें से 3 जेम्स कौन से हैं, तो हमें अब याद होनी चाहिए। KFC ट्रिक याद कर लो आप। KFC मतलब नॉलेज फेथ कंडक्ट, और इनका हिंदी में नाम अब मतलब और दूसरे नाम है बेसिकली। तो सम्यक दर्शन, सम्यक जनन और सम्यक चरित्र। तो जिसमें सम्यक दर्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर है, और बाकी मैंने 3 एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लगा दी है। फिर हमसे कि इनमें से कौन सा जो है एनिमल वो हड़प्पन सील्स पे नहीं आया। तो लायन, लायंस के बारे में नहीं पता था आपके हड़प्पन के लोग। ठीक है, एलिफेंट, हम्बुल, राइनो, क्रोको और यूनिकॉर्न वगैरह के बारे में यहाँ आराम से उनको पता था। और ये इनके सील्स पे भी था, पिक्चर आप देख सकते हैं इसकी। फिर आपका कि इनमें से सबसे अर्लीस्ट टेक्स्ट कौन सा था, तो अष्टाध्यायी है, याद रखना। पाणिनि ने लिखी थी 5th to 4th सेंचुरी में, और ये फाउंडेशनल टेक्स्ट मानी जाती है आपकी संस्कृत ग्रामर की। फिर सुश्रुत संहिता, ये आपकी मेडिसिनल टेक्स्ट थी जो 6th सेंचुरी में लिखी गई थी। और ऐसे ही मतलब इसको भी आंसर ले कंसिडर कर सकते हैं कुछ बच्चे, बट अर्लियर जो यूपीएससी ने पूछा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो अष्टध्यायी को ही मानते हैं कि वो अर्लिएस्ट टेक्स्ट था, तो हम भी अष्टध्यायी को ही ट्रीट करेंगे ऐसे। फिर है मनुस्मृति, वो 200 बीसी से लेकर 200 सीई के बीच में लिखी गई थी, और नाट्य शास्त्र भी लगभग इसी टाइम पे लिखी गई थी। और कुछ लोगों का मानना तो ये है कि थोड़ी शायद इसके बाद भी थी, बट अभी यूपीएफओ का पेपर हुआ था तो वहाँ नाट्य शास्त्र के बारे में पूछा गया था डिटेल में थोड़ा सा, तो वहाँ इन्होंने सेकेंड सेंचुरी बीसी से सेकेंड सेंचुरी सीई को ही टाइम पीरियड कंसिडर किया था। तो हम नाट्य शास्त्र का यही टाइम लेके चले। फिर है इसमें कि अशोकन इंस्क्रिप्शन के बारे में कौन सी बात करेक्ट है, तो मेजर रॉक एडिक्ट फाउंड इन केरला इज संस्कृत, नहीं, ऐसा नहीं है। ब्राह्मणी, खरोष्ठी, अरामिक, ग्रीक स्क्रिप्ट में भी मिले हैं। ठीक है, और केरला में कोई मेजर रॉक एडिक्ट साइट है नहीं ज्यादा, मतलब जो है थोड़ी बहुत। ठीक है, और इसीलिए ऑप्शन गलत हो जाता है। माइनर रॉक एडिक्ट्स इन बिहार आर फाउंड ओनली इन पाटलिपुत्र, तो ऐसा नहीं है। लौरिया, अरराज, ठीक है, इन जगह भी ये आपका मिला है। फिर है धौली, मेजर रॉक एडिक्ट मेक्स अ मेंशन ऑफ कलिंग वॉर। धौली जो आपका उड़ीसा में है, उसमें 1 to 10 और 14 वाला आपका मेजर रॉक एडिक्ट प्रेजेंट है। लेकिन जो स्टोरी है कलिंग वॉर की वो सेपरेट एडिक्ट्स में मेंशन की गई है, नॉट ऑन मेजर रॉक एडिक्ट, तो इसलिए ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाता है। फिर आपका डी ऑप्शन की कलसी इन उत्तराखंड इज अ साइट ऑफ मेजर रॉक एडिक्ट्स, तो करेक्ट।
कलसी देहरादून के पास जगह है जहाँ 1 से लेके 14 तक आपकी रॉक एडिक्ट्स मिलती हैं। और ये फेमस है क्योंकि ये इकलौती प्लेस है नॉर्थ इंडिया में जहाँ पे मेजर रॉक एडिक्ट्स मिलते हैं। ठीक। अब कुछ लोग कहेंगे मैम अफगानिस्तान वगैरह में हाँ मिलते हैं, बट हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो हम कलसी को ही इकलौती साइड मानेंगे। वैसे तो और भी जगह है नॉर्थ में, अगर अर्थ के हिसाब से देखें तो, लेकिन हम अब इंडिया के हिसाब से देख रहे हैं तो हम केवल कलसी वाले को मान लें। फिर है उसके बाद आपका आजीविका इसके ऊपर। तो दे डिड नॉट प्रैक्टिस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो करेक्ट, वो नियति पे विश्वास करते थे। फिर है दे हैड अ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन एंड कैनोनिकल टेक्स्ट, ये भी करेक्ट है। ये आपका प्रॉपरली जो टेक्स्ट वगैरह थे ना, उनके अकॉर्डिंग चलते थे। इनफैक्ट मेगास्थनीज और अशोकन के रिकॉर्ड्स ने भी इस बात को प्रूफ किया है। और प्रैक्टिस सेवरल एस्थेटिज्म आफ्टर इवन आफ्टर ईटिंग वेरी लिटिल फूड। तो ये हाँ, ये भी काम करते थे, ये बहुत ही एक्सट्रीम आपकी प्रैक्टिस करते थे, जैसे जैन मॉन्क्स वगैरह करते हैं ना, सल्लेखना वगैरह, उसी टाइप से ये लोग भी काफी एक्सट्रीम प्रैक्टिस फॉलो करते थे। दे फॉर्म्ड एन अलायंस विद जैन्स अगेंस्ट बुद्धिस्ट। तो ऐसा कोई एविडेंस आज तक नहीं मिला है अभी तक कि इन्होंने कोई ऐसा काम किया हो कि अलायंस बनाई हो जैन्स के साथ बुद्धिस्ट के अगेंस्ट। तो यही ऑप्शन आपका नॉट करेक्ट है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर भी है। अब है क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें कि आपको स्ट्रुप्स, यूज ऑफ स्ट्रुप्स के बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि स्ट्रुप्स हैं क्या। ये तो ये रिंग शेप के लूप मान लो आप इन्हें। तो कोणार्क हॉर्स स्तूप शो अ रिंग स्तूप। तो करेक्ट, 13 सेंचुरी में कोणार्क सर टेम्पल जो है वो डिटेल हॉर्स स्कल्पचर वगैरह के बारे में शो कर रहा है। और फिर है स्टेटमेंट टू, अब्रॉड प्रोबेबली वुडन स्टूप अपीयर्स इन खजुराहो स्कल्पचर प्रोबेबली 10th सेंचुरी। तो नहीं, वुडन स्टूप्स नहीं मिलती है। इनफैक्ट खजुराहो में किसी भी टाइप के स्टूप्स, रिंग का कोई है ही नहीं मेंशन। Iron स्तूप was used in Delhi Sultan's armies from the 13th century onwards। तो करेक्ट है, दिल्ली सुल्तान्स ने कैवलरी वॉरफेयर को अपना एडवांस बनाने के लिए मेटल्स की स्तूप्स का इस्तेमाल किया था। स्पेशली उसमें भी आयरन का ये ज्यादा इस्तेमाल करते थे, और ये उनकी मिलिट्री हिस्ट्री में हमें देखने को मिल भी जाता है। फिर है इन ऋग्वेदा संहिता यूज ऑफ टर्म्स इशुकृत एंड इशुकारा refer to the makers of arrow, swords, वज्र एंड मेसिस। तो इशू जो वर्ड है ना, ISHU, ये आपका एरो होता है इसका मतलब। तो इशुकृत इशुकारा, ये आपका दोनों वर्ड ऋग्वेद संहिता में मिलते हैं और इसका मतलब है एरो, एरो मेकर्स जो होते हैं आप। ठीक है, एरो मेकर्स और एरो फ्लेचर भी बोलते हैं हम। बेसिकली ये उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो स्पेशलाइज थे उस टाइम पे। ठीक। और ऋग्वेदा में देखा जाए तो स्वॉर्ड, मेसिस और वज्र जैसा कोई मेंशन है ही। फिर आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रेफर टू द बो एंड एरो एज वेपन ऑफ वार इन एंशिएंट इंडिया। बोस एरो बहुत प्यार है इनसे यूपीएससी को, तो छोड़ना मत कहीं भी इसका क्वेश्चन दिखे तो हमारे एंशियंट इंडिया में डिफरेंट बोस के नाम है अलग अलग। इनफैक्ट किसी ने रामायण महाभारत देखी होगी तो वो बहुत अच्छे से समझ सकता है इस चीज को। ठीक है, तो ऐसे ही पहला है शारंगा। ये आपका लॉर्ड विष्णु के लिए फेमस था, क्लियरली एक बो वेपन है। फिर है कोदनाना। ठीक है, कोदंता, ये आपका लॉर्ड राम से एसोसिएटेड है। और फिर है कर्मुका। ठीक है, ये अनदर संस्कृत नेम है, बो के लिए ही है ये। लेकिन कुंता जो है वो बो नहीं है, कुंता एक तरीके से स्फीयर या लेंस है। बेसिकली एक तरीके का वेपन होता है, थ्रस्टिंग वेपन की तरह होता है ये, जो आपका यूज किया जाता है इन्फेंट्री या कैवलरी में। ठीक है, दूसरे टाइप का वेपन होता है, ये एरो नहीं होता है। फिर आपका मिलिट्री डिवाइसेस को रेफर किया है, मंजनिक। इस मिलिट्री डिवाइस का नाम है मंजनिक। तो मंजनिक जो वर्ड है वो अरेबियक या पर्शियन मिलिट्री वोकेबलरी से लिया गया है। स्पेशली दिल्ली सल्तनत मुगल पीरियड वगैरह के टाइम पे यूज होता था। मंजनिक अब होता क्या है, एक तरीके का ये सीजन होता था, सिमिलर लाइक कैटपल्ट और मैंगोल, जिसमें बेसिकली बड़ा सा पत्थर रख के फेंक देते थे सामने वाली आर्मी पे। ठीक।
और ये ज़्यादातर वो किलों की दीवार जो होती थी ना या दरवाजे होते थे मजबूत वाले, उनको गिराने के लिए काम आता था। तो वही यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है इसका आंसर। ठीक, बाकी क्यों नहीं है? क्योंकि डिवाइस फॉर लोडिंग फील्ड गन्स, तो ये आर्टिलरी गन पाउडर की बात कर रहा है। प्रिपेयर्ड कैवेलरी से रिलेटेड ही नहीं है, और बोल्टिंग डिवाइस जो फोर्ट गेट की है वो डिफेंसिंग मैकेनिज्म के लिए थी, वो कोई सीज इंजन के लिए नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये आपका मिडिएवल इंडिया, द प्रोसेस ऑफ इंडिगो एक्सट्रैक्शन अंडरवेंट ग्रेट इंप्रूवमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ। तो चार ऑप्शन है जिसमें कहा है कि यूज ऑफ फर्टिलाइजर enhancing द क्वालिटी ऑफ इंडिगो क्रॉप। तो ये तो बिल्कुल ही गलत कर देना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में ऑर्गेनिक खेती ज्यादा होती थी, फर्टिलाइजर वगैरह का तो कोई इतना चलन था नहीं, तो वो लोग उसमें क्या यूज करते। फिर है इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल क्रशिंग टूल्स फॉर इंडिगो स्टेम। तो हमने अगर इंडिगो रिवॉल्यूशन वगैरह के बारे में पढ़ा हो तो भाई पता थी क्या हालत थी, कितनी बुरा कंडीशन में हमारे फार्मर्स काम करते थे। मैकेनाइजेशन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब ये ना यहाँ बैठ के करना बड़ा आसान है, दिमाग नहीं चलता जब आपका एग्जाम हाथ होता है और उसमें से पता लगाना है। तो हाँ, आप थोड़ा सा मतलब देख के समझ के उस ऑप्शन को चूज करो जो आपको बेस्ट लग रहा है। जैसे यहाँ है यूज ऑफ जिप्सम एंड लाइम मोर्टार इन मेकिंग द इनर सरफेस। तो ये थोड़ा ठीक ठीक लग रहा है कि हाँ, जिप्सम लाइम मोर्टार्स का यूज करने के लिए इनर सरफेस ऑफ इंडिगो वेट्स वाटर प्रूफ। एम्प्लॉय ऑफ स्लेव लेबर इन क्विक डिस्टिंग ऑफ इंडिगो, ये भी गलत है। तो होता क्या था ना, उन्होंने जिप्सम और लाइम मोर्टार का यूज करना शुरू कर दिया था, जिससे ये 100% वाटर प्रूफ हो गया था, तो इंडिगो की क्वालिटी बनी रहती थी। ठीक है, और अच्छा रिजल्ट देती थी आपकी इंडिगो। तो अभी हम सिर्फ 40 क्वेश्चन इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट फिर से आएगा इस सीरीज का ही, मतलब सीडीएस पेपर 1 2025 का, जिसमें हम अगले 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर उससे अगला आएगा जिसमें हम अगले 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो 3 पार्ट्स में ये पहले पेपर का वीडियो है। ठीक, तो देखते रहना इसको, नेक्स्ट आप कंटिन्यू करना और पूरा पेपर कंप्लीट करना।